गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट पर। आज अपने सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल है, इस पर 1K सब्सक्राइबर्स हो गए। कितने हो गए? 1K सब्सक्राइबर्स हो गए। तो इतने कम समय के अंदर आप सब ने सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के प्रति जो प्यार एवं जो समर्थन दिया है, इसका इसलिए आप सबको बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। और ऐसे ही आगे आप सदैव अपना प्यार और समर्थन बनाए रखें इंस्टीट्यूट के प्रति, मैं आपसे यही आशा करता हूँ। और आज अपना है वो 1K सब्सक्राइबर्स है वो पूरे हो गए, 1K फैमिली अपने हो गई है। और अपन ने जो ये बहुत ही कम समय के अंदर लगभग 30 दिनों के अंदर है, ये एक महीने के अंदर, एक 1 मंथ के अंदर अपन ने ये उपलब्धि हासिल की है। एक 1K सब्सक्राइबर्स होना बहुत ही मतलब यूँ, जब भी किसी अक्षर के पीछे के लगता है नहीं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी जो खुशी होती है वो सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के टीम मेंबर्स और आप सबकी समर्थन एवं प्यार से हुआ है। और मैं आशा करता हूँ कि ऐसे ही आप सदैव इंस्टीट्यूट के प्रति प्यार एवं समर्थन बनाए रखें। अब अपन करते हैं अपने लेक्चर की बात। अपन बात कर रहे थे पिछली क्लास में, अपन ने एनिमल हस्बेंड्री लाइव स्टॉक की अगर बात करें अपन, तो लाइव स्टॉक के अंदर अपन 2 चैप्टर, अपन ने एक चैप्टर पूरा हो गया था जो आर्थिक महत्व वाला था वो, और दूसरे चैप्टर की अपन ने बात कर रहे थे, उसमें अपन ने 2 लेक्चर हुए थे। एक लेक्चर हो गया था जिसका अपन ने रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था अपन ने? रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में अपन ने पढ़ा था। रिप्रोडक्शन सिस्टम के अपन ने बारे में पढ़ा था। जनन की अगर अपन बात करें तो इसमें अपन ने मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ लिया था। उसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजी थी, जैसे गर्भकाल क्या होता है, मध्यकाल क्या होता है, मध्य चक्र क्या होता है, उन सब के बारे में अपन चर्चा की थी। आज अपन उससे आगे बात करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे प्रजनन की पद्धतियाँ। रिप्रोडक्शन जो मेथड्स है, प्रजनन की पद्धतियाँ हैं, उनके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। और अभी तक आपने अगर चैनल को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में। कोई भी एग्रीकल्चर स्ट्रीम से संबंधित स्टूडेंट हो, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का विद्यार्थी हो, उनके पास शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट है वो प्रत्येक यूनिवर्सिटी के प्रत्येक सेमेस्टर की थ्योरी क्लासेज आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा है। आज अपन पढ़ेंगे प्रजनन की पद्धतियाँ। क्या पढ़ेंगे? आज अपन बात करने वाले हैं प्रजनन की पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे कि प्रजनन की वो जो पद्धतियाँ हैं या फिर विधियाँ हैं, मेथड्स हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं। आज अपन बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन मेथड्स के बारे में। रिप्रोडक्शन मेथड्स, यहाँ इसको अपन जो प्रजनन की विधियाँ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रजनन विधियाँ। प्रजनन है वो जंतुओं में कितने प्रकार से होता है, उनकी कौन कौन सी विधियाँ हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। अगर अपन बात करें प्रजनन विधियों की, तो प्रजनन की विधियाँ मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। कितनी होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है उनकी भी अपन बात करेंगे। कितने प्रकार की होती है? प्रजनन विधियाँ है 2 टाइप्स की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 टाइप्स। 2 प्रकार की है वो प्रजनन की विधियाँ होती है। अब अपन बात करेंगे कि जो 2 प्रकार की प्रजनन विधियाँ हैं ये कौन कौन सी होती है। तो पहला होता है वो नेचुरल रिप्रोडक्शन मेथड्स होता है, या प्राकृतिक प्रजनन विधि। कौन सी होती है? प्राकृतिक प्रजनन विधि। प्राकृतिक प्रजनन विधि। और दूसरी होती है वो होती है कृत्रिम प्रजनन विधि। कौन सी होती है? कृत्रिम प्रजनन विधि, जिसको अपन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम प्रजनन विधि। और इसको बोलते हैं अपन प्राकृतिक प्रजनन विधि या नेचुरल रिप्रोडक्शन मेथड। क्या बोलते हैं? नेचुरल रिप्रोडक्शन मेथड। नेचुरल रिप्रोडक्शन मेथड। नेचुरल रिप्रोडक्शन मेथड ये है वो जो हमें प्रजनन की 2 विधियां हैं। कृत्रिम रूप से प्रजनन करवा सकते हैं और प्राकृतिक रूप से अपन पशुओं को प्रजनन करवा सकते हैं। अब अपन एक एक विधि के बारे में पढ़ेंगे, इसकी पूरी प्रोसेस के बारे में जानेंगे, हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, इन सभी के बारे में अपन वो आज चर्चा करने वाले हैं। पहला अपन पढ़ेंगे प्राकृतिक विधि। कौन सी पढ़ेंगे? जो नेचुरल रिप्रोडक्शन मेथड है
उस नेचुरल रिप्रोडक्शन मेथड के बारे में अपन जानने की कोशिश करेंगे। तो इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब अपन बात करेंगे 1 नंबर विधि है अपनी नेचुरल रिप्रोडक्शन मेथड। रिप्रोडक्शन मेथड जिसको अपन हिंदी में है वो प्राकृतिक प्रजनन विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक प्रजनन विधि। अगर इसमें बात करें तो कि प्राकृतिक प्रजनन क्या होता है, तो इसमें नर व मादा को आपस में वो समागम क्रिया करके नए जीव उत्पन्न करते हैं। क्या करता है? नर व मादा आपस में समागम क्रिया करके इसमें नए जीव उत्पन्न करते हैं। उसके अलावा अपन बात करें प्रजनन की इस विधि में नर एवं मादा आपस में समागम बोलते हैं, जिसको अपन इंग्लिश बोलते हैं सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की क्रिया करके नए जीव उत्पन्न करते हैं। तो नेचुरल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक नर पशु होगा, एक मादा पशु होगा, एक ही प्रजाति के पशु होंगे, वो आपस में सेक्सुअल कांटेक्ट करेंगे, समागम या संभोग की क्रिया बोलते हैं अपन, वो करेंगे और उससे वो नए जीव उत्पन्न करेंगे। अगर अपन बात करें इस नेचुरल मेथड में कि नेचुरल मेथड में अपन अगर बात करें कि एक जो नर सांड होता है वो है एक वर्ष में कितनी मादा पशुओं को है प्रजनित करवा सकता है, तो नेचुरल विधि से एक वर्ष में एक नर पशु है वो 80 से 100 मादा पशुओं को है प्रजनित करवा सकता है। तो अपन लिखेंगे कि इस विधि में नेचुरल विधि होती है, नेचुरल रिप्रोडक्शन होता है। इस विधि में एक स्वस्थ नर सांड, जो एक स्वस्थ मेल फीमेल सांड होता है, नर सांड, एक वर्ष में लगभग 80 से 100 कितनी 80 से 80 टू 100 80 से 100 मादा पशुओं को गर्भित करवा सकता है या मादा पशुओं को प्रजनित करवा सकता है। क्वेश्चन आ सकता है कि न्यू टाइम में पूछ सकते हैं या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा थ्योरी के अंदर अपन को पूछ सकते हैं कि एक नर पशु है वो एक वर्ष में कितनी मादा पशुओं को है गर्भित करवा सकता है या प्रजनित करवा सकता है, तो लगभग है वो 80 से 100 मादा पशुओं को है प्रजनित करवा सकता है। उसके अलावा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एक मादा होती है जो अपने जीवन काल में कितने अंडाणुओं का उत्पादन करती है, तो एक मादा होती है वो अपने जीवन काल में लगभग 200 से 250 अंडाणुओं को उत्पन्न करती है। यह भी अपन है वो नोट डाउन कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक मादा पशु अपने जीवन काल में लगभग 200 से 250 200 से 250 लगभग 200 से 250 अंडाणुओं का उत्पन्न करती है। अंडाणुओं को उत्पन्न करती है। तो ये अपनी नेचुरल रिप्रोडक्शन मेथड हो गई कि इस विधि में क्या होता है, एक नर पशु होता है और मादा पशु होते हैं, आपस में सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं और उससे एक नया जीव उत्पन्न होता है जिसको अपन नेचुरल मेथड बोलते हैं। और नेचुरल मेथड में एक नर सांड होता है वो लगभग एक वर्ष में 80 to 100 है 80 से 100 गायों को प्रजनित करवा सकता है, और एक मादा पशु होता है वो लगभग अपने जीवन काल में 200 से 250 अंडाणुओं का उत्पन्न करता है। तो ये नेचुरल मेथड से हो गया, इतना ही इसमें अपन को लिखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, उससे आगे अपन बढ़ते हैं। और सेकंड विधि है अपना आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मेथड। क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मेथड। अब अपन बात करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन
इंसेमिनेशन मेथड्स की बात करेंगे कि जो कृत्रिम रूप से प्रजनन होता है, प्रजनन की कृत्रिम विधि है, कृत्रिम प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कृत्रिम प्रजनन। और मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे। अब अपन बात करते हैं कृत्रिम प्रजनन की विधि। कृत्रिम प्रजनन विधि में क्या करते हैं कि जो मादा पशु होती है वो हीट में आती है या जब मध्यकाल में आती है तो उसमें विशेष प्रकार की पिचकारियों के द्वारा है जो नर का वीर्य होता है वो मादा के जनन इंद्रियों में डाला जाता है। इसमें जो नर और मादा होते हैं वो सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, समागम की क्रिया नहीं कर पाती है। जब भी मादा है वो मध्यकाल में आएगी या जब अपन हीट बोलते हैं या इसको ताव या पाला आना बोलते हैं अपन, जब भी वो पाला में आएगी या फिर हीट में आएगी तो अपन क्या करेंगे, विशेष प्रकार की पिचकारियों के द्वारा, जैसे स्ट्रो हो गया, उनके द्वारा अपन है वो जो वीर्य होता है उसको मादा की जनन इंद्रियों तक पहुंचा देते हैं। तो ये होता है अपना आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन विधि। तो इसको लिखते हैं कि प्रजनन की इस विधि में, प्रजनन की इस विधि में मादा पशु के हीट में आने पर, प्रजनन की इस विधि में मादा पशु के हीट में आने पर विशेष प्रकार की पिचकारियों के द्वारा, विशेष प्रकार की पिचकारियों के द्वारा, जैसे पिचकारी वो स्ट्रो होती है उसको ही बोलते हैं, पिचकारियों के द्वारा वीर्य को मादा के जनन इंद्रियों में डाला जाता है। ये होती है अपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मेथड। इसमें अपन क्या करते हैं कि नर व मादा पशु समागम की क्रिया नहीं करती है, सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं करती है। मादा के जो मादा हीट में आती है, जब मध्यकाल होता है तो मध्यकाल में अपन क्या करते हैं, उसके जनन इंद्रियों के अंदर है वीर्य को है पिचकारी के माध्यम से अपन डाल देते हैं, जैसे उनमें अंडाणु और जो शुक्राणु होते हैं उनके मध्य निषेचन की क्रिया हो जाएगी और जैसे एक नया जीव उत्पन्न होगा। तो ये होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें और अगर अपन बात करें कि इस विधि के द्वारा है वो एक नर पशु है वो एक वर्ष में लगभग कितनी मादा पशुओं को प्रजनित करवा सकता है, तो लगभग 1000 से 2000 मादा पशुओं को। इसमें क्या लिखेंगे और अपन के इस विधि के द्वारा, इस विधि में एक नर पशु लगभग, एक नर पशु एक वर्ष में लगभग 1000 से 2000 मादा पशुओं को प्रजनित करवा सकता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में इंसेमिनेशन के द्वारा है जो नर सांड होता है उसके वीर्य से है जो एक वर्ष में लगभग अपन 1000 से 2000 गायों को प्रजनित करवा सकते हैं। उसके बाद में और अपन देखें, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, इसकी क्या क्या हिस्ट्री है। अगर अपन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की हिस्ट्री के बारे में अब वो बात करने वाले हैं तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। अब अपन बात करने वाले हैं हिस्ट्री, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब बात करने वाले हैं इतिहास के बारे में, बात करने वाले हैं कि सर्वप्रथम विश्व के अंदर है वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किसने किया, भारत में किसने किया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के संबंधित कोई भी क्रिया है उसका कब विकास हुआ, उन सब के बारे में अपन है वो बात करने वाले हैं। अगर अपन बात करें हिस्ट्री के बारे में तो सर्वप्रथम में जो लगभग 1322 के अंदर अरब का एक सरदार था, उसने जो घोड़े पर सर्वप्रथम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया था। कब किया था? लगभग 1322 के अंदर किया। कब किया? 1322 के अंदर, 1322 के अंदर है वो किया था।
के सर्वप्रथम यहाँ अपन लगभग मान सकते हैं लगभग 1322 ईस्वी में अरब सरदार ने, एक अरब का सरदार था, अरब सरदार ने घोड़ी पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया था। क्या किया सरदार ने? सर्वप्रथम में सबसे पहले आए वेशों में 1322 के अंदर है, वो एक अरब का सरदार था, उसने वो घोड़ी पर किया था। उसके बाद में अपन देखे आर्टिफिशियल है जो मतलब जेनुअल तरीके से यहाँ एक व्यवस्थित ढंग से अगर अपन बात करें तो कब किया गया? तो विश्व में वो अगर बात करें, अपन पहले विश्व की बात करेंगे फिर भारत की भी बात करेंगे। तो इसमें विश्व में सर्वप्रथम में 1780 के अंदर 1780 के अंदर इटली के एक वैज्ञानिक थे स्पेलेंजी, जिन्होंने कुतिया पर है सर्वप्रथम इंसेमिनेशन किया। वो मतलब एक वैज्ञानिक रूप से था, साइंटिफिक रूप से है सर्वप्रथम वो उन्होंने किया था, 1780 के अंदर किया था। किसने किया था? अब बात करें अगर अपन हिस्ट्री की और जेनुअल तरीके से या साइंटिफिक तरीके से बात करें तो विश्व में सर्वप्रथम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, विश्व में जो सर्वप्रथम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है वो 1780 में हुआ। कब हुआ? 1780 में हुआ। विश्व में सर्वप्रथम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है वो 1780 में इटली के एक वैज्ञानिक थे, इटली के वैज्ञानिक थे स्पेंजुला। कौन थे? इटली का एक वैज्ञानिक था स्पेलेंजी नामक एक वैज्ञानिक थे, इटली के वैज्ञानिक स्पेलेंजी। कुतिया पर किया था सर्वप्रथम। किस पर किया था? एक बिच थी, उस बिच के अंदर एक कुतिया पर है सर्वप्रथम आर्टिफिशियल है वो 1780 के अंदर विश्व में सर्वप्रथम अगर अपन वैज्ञानिक रूप से बात करें तरीके से 1780 में किया। उसके बाद में अगर अपन बात करें भारत की तो भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान है वो डेयरी फार्म मैसूर के अंदर 1939 में डॉक्टर संपत कुमार ने किया। भारत की अगर अपन बात करें तो भारत के अंदर सर्वप्रथम अगर अपन बात करें भारत की तो भारत में सर्वप्रथम है वो, भारत में सर्वप्रथम अगर अपन बात करें तो डेयरी फार्म जो मैसूर के अंदर डेयरी फार्म है उसमें वो किया गया था। भारत में अगर अपन बात करें कि भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करें तो डेयरी फार्म मैसूर कर्नाटक में किया गया था। सर्वप्रथम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान डेयरी फार्म मैसूर में किया। और मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? मैसूर कर्नाटक में है वो सर्वप्रथम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया गया था वो 1939 में कर्नाटक में। 1939 में संपत कुमार ने किया। किसने किया था? संपत कुमार नामक एक वैज्ञानिक थे, संपत कुमार ने सर्वप्रथम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है वो डेयरी फार्म कर्नाटक में किया था। उसके बाद में अगर अपन बात करें सरकारी क्षेत्र में, भारत की अगर बात करें अपन गवर्नमेंट क्षेत्र में तो सरकारी क्षेत्र में है वो डॉक्टर पी भट्टाचार्य ने इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है IVRI इज्जत नगर बरेली है जहाँ पर है 1942 में किया था। अगर अपन सरकारी क्षेत्र की बात करें गवर्नमेंट एरिया की अगर अपन बात करें यहाँ सिर को अपन सरकारी क्षेत्र बोलते हैं। सर्वप्रथम सरकारी क्षेत्र की अगर बात करें, सर्वप्रथम सरकारी क्षेत्र में अगर अपन गवर्नमेंट क्षेत्र की बात करें कि सर्वप्रथम भारत के अंदर तो उन्होंने संपत कुमार ने किया, लेकिन गवर्नमेंट की में बात करें तो डॉक्टर पी भट्टाचार्य ने, डॉक्टर पी भट्टाचार्य जो डॉक्टर पी भट्टाचार्य थे उन्होंने वो सर्वप्रथम IVRI के अंदर इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन
वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने वो सर्वप्रथम में 1939 में किया, सॉरी 1942 में किया था। कब किया था? IVRI में 1942 में किया। क्वेश्चन आ सकता है, न्यू टाइप के अंदर आ सकता है या अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये सब अपन को याद रखना है। सर्वप्रथम में अगर अपन बात करें तो 1322 ईस्वी में अरब सरदार ने घोड़े पर किया था। उसके बाद में अगर अपन साइंटिफिक रूप से देखें तो विश्व में सर्वप्रथम 1780 के अंदर है, जो इटली के वैज्ञानिक थे स्पेलेंजी, जिन्होंने बिच पर किया था, कुतिया पर किया था। उसके बाद में और अपन बात करें तो भारत की बात करें तो भारत में है जो 1339 के अंदर है वो डेयरी फार्म मैसूर में है, वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया था, कृत्रिम गर्भाधान संपत कुमार ने किया था। और अगर अपन सरकारी क्षेत्र की बात करें तो पी भट्टाचार्य ने 1942 के अंदर है वो IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर, सॉरी वो इज्जत नगर बरेली में है, वहाँ पर ये IVRI है, ये इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है, यहाँ पर है, इन्होंने किया था। उसके बाद में अगर अपन बात करें कि प्रथम जो भैंस है वो कब हुई थी, तो सन 1943 में इलाहाबाद में वो प्रथम बार भैंस का बच्चा उत्पन्न हुआ था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के माध्यम से 1943 के अंदर। और अपन देखें इसके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में और अपन देखें कि और क्या क्या हुआ था, तो 1943 में इलाहाबाद में प्रथम बार भैंस का बच्चा हुआ था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के माध्यम से 1943 में। 1943 में इलाहाबाद में प्रथम बार भैंस का बच्चा हुआ। भैंस का बच्चा हुआ। यह तो हो गई अपने इसकी हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में हो गया कि सर्वप्रथम है वो आर्टिफिशियल कब हुआ कब नहीं हुआ उसके बारे में। उसके अलावा और अपन अगर बात करें तो अपन है जो अब कैटल ब्रीडर में फ्रीजर सीमन करते हैं वो तरल नाइट्रोजन में करती है। यह सर्वप्रथम है 1957 में अमेरिका में किया गया था। कब? अपन जो वीर्य होता है या जो सीमन होता है, इस सीमन को अपन है वो लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर अपन -146 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं या क्रायो प्रिजर्वेशन इसको अपन करते हैं। तो ये सर्वप्रथम है वो अमेरिका में किया गया था। कब किया गया था? कहाँ किया गया था? अमेरिका के अंदर है वो किया गया था, लगभग 1957 में वो किया गया। कब किया? 1957 में अमेरिका के अंदर किया गया। ये अभी आपको है जो ध्यान रखना है। मैं बता दूं, आप लिख लेना कि अमेरिका में जो 1957 के अंदर अमेरिका में वो कैटल बिल्डर के फ्रीजर सीमन का सर्वप्रथम है वो लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करने की सफलता हासिल हुई है या स्टोर सर्वप्रथम किया था वो 1957 में अमेरिका में वो किया गया था, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। तो ये तो अपनी हो गई इसकी जो हिस्ट्री थी वो हो गई। अब अपन है वो मेथड्स के बारे में देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की कौन कौन सी विधियां हैं, उनके बारे में अगर अपन बात करें। अब अपन देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसका मतलब होता है AI का मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, ध्यान रखना। अगर अपन मेथड्स की बात करें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की विधियों के बारे में अगर अपन बात करें कि कौन कौन सी विधियां हैं वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की होती है, गाय के अंदर किस विधि से करते हैं, भैंस में किस विधि से करते हैं, उन सब के बारे में अगर अपन बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित विधि है वो है रेक्टोवेजाइनल विधि। कौन सी है? जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि है, सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि, अगर अपन सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि की बात करें तो वो है रेक्टोवेजाइनल विधि। कौन सी है? रेक्टोवेजाइनल विधि। रेक्टोवेजाइनल विधि सबसे प्रचलित विधि। क्वेश्चन आता है कि कृत्रिम प्रजनन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की प्रचलित विधि यहाँ कौन सी विधि है प्रयोग में लाई जाती है, वो रेक्टोवेजाइनल विधि लाई जाती है। और ये मुख्य रूप से है वो गाय भैंस के अंदर लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं। किस में लाते हैं? गाय भैंस के अंदर प्रयोग में लाई जाती है। गाय वो भैंस के अंदर प्रयोग में लाई जाती है।
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है मुख्य रूप से गाय और भैंस के अंदर है वो प्रयोग में लाई जाती है। उसके अलावा और अपन बात करें कि कौन कौन सी विधि है, अगर अपन भेड़ बकरी की बात करें तो भेड़ बकरी में वेजाइनल स्पेकुलम विधि काम में लेती है। भेड़ बकरी की अगर अपन बात करें, गाय भैंस का पूछे तो रेक्टो वेजाइनल विधि सबसे प्रचलित विधि पूछे तो भी रेक्टो वेजाइनल विधि, और अगर भेड़ बकरी का पूछे तो वेजाइनल स्पेकुलम विधि। भेड़ और बकरी का पूछे इसके लिए कौन सी है, वेजाइनल स्पेकुलम विधि। वेजाइनल स्पेकुलम विधि, वेजाइनल स्पेकुलम विधि है वो भेड़ बकरी के अंदर है प्रयोग में लाई जाती है। यहाँ भेड़ बकरी में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए वेजाइनल स्पेकुलम विधि है वो प्रयोग में लाते हैं। उसके बाद में बात करें घोड़ी के अंदर बात करें तो घोड़ी में वेजाइनल विधि काम में लेते हैं। घोड़ी के अंदर कौन सी लेते हैं, अगर अपन मेयर की बात करें, घोड़ी की बात करें तो घोड़ी में लेते हैं वो वेजाइनल विधि लेते हैं। कौन सी लेते हैं, वेजाइनल विधि। वेजाइनल विधि है वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए वो प्रयोग में लाई जाती है। उसके अलावा अगर अपन सुअर की बात करें, अपने सुअर भी है वो सिलेबस में, तो अपन है वो सुअर की बात करें कि सुअर के अंदर कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है, तो सुअर के अंदर होती है कॉर्क स्क्रू पिपेट विधि। कौन सी सुअर के अंदर लाई जाती है प्रयोग में, सुअर की अगर अपन बात करें तो कॉर्क स्क्रू पिपेट विधि। कॉर्क स्क्रू पिपेट मेथड, पिपेट विधि, कॉर्क स्क्रू पिपेट विधि प्रयोग में लाई जाती है। ये तो हो गई अपने मेथड्स की, कौन कौन सी है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की। सबसे ज्यादा प्रयोग में ली जाने वाली है रेक्टो वेजाइनल विधि। गाय भैंस के अंदर प्रयोग में लाई जाने वाली है वो रेक्टो वेजाइनल विधि है। भेड़ बकरी की अपन अगर बात करें तो भेड़ बकरी के अंदर प्रयोग में लाई जाती है वो लाई जाती है वेजाइनल स्पेकुलम मेथड्स। कौन सी, वेजाइनल स्पेकुलम मेथड। घोड़ी की बात करें अपन, मेयर की बात करें तो घोड़ी की यहाँ मेयर की होती है वो होती है वेजाइनल विधि। और अपना जो सुअर होता है, सुअर ही होती है भिंडूरी बोलते हैं जिसको अपन, भिंडूरी की बात करें तो भिंडूरी में होती है कॉर्क स्क्रू पिपेट मेथड। ये हो गए अपने मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब अपन बात करेंगे प्रोसेस की, बात करेंगे कि प्रक्रिया क्या है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। अब अपन बात करने वाले हैं प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कि प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। कृत्रिम प्रजनन की क्या प्रक्रिया है उनके बारे में अपन है वो बात करने वाले हैं। प्रोसेस की है वो अपन बात करने वाले हैं। प्रोसेस की बात करें तो ये क्रिया है मुख्य रूप से 5 चरणों में होती है। कितने चरणों में होती है, मुख्य रूप से 5 चरणों में होती है। इसके चरण है वो 5 है, इसके 5 स्टेप होते हैं। 5 चरण में ये क्रिया पूर्ण होती है। उनका अपन एक एक का पहले नाम लिखेंगे, उसके बाद में वो अपन इसकी एक एक की चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। अगर अपन बात करें 5 चरणों की तो सर्वप्रथम है वीर्य का एकत्रीकरण किया जाता है। क्या करते हैं, सर्वप्रथम अपन वीर्य का एकत्रीकरण करते हैं। वीर्य का एकत्रीकरण, वीर्य एकत्रित हो गया, अपन वीर्य एकत्रीकरण कर लिया। अब वीर्य का परीक्षण करेंगे। वीर्य का परीक्षण, अपन को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने के लिए वीर्य आवश्यक होता है, सीमन की जरूरत रहती है। सर्वप्रथम तो अपन सीमन को इकट्ठा करेंगे, उसके बाद में उसके अंदर जांच करेंगे कि इसका पीएच कितना है, या शुद्ध है या कोई रोग ग्रसित नहीं है, या उसके अलावा गतिशील शुक्राणुओं की संख्या कितनी है, उन सब के बारे में अपन है वो वीर्य परीक्षण के अंदर करेंगे। उसके बाद में वीर्य को परीक्षण होने के बाद में वीर्य को तनु करेंगे, उसकी मात्रा को बढ़ाएंगे। तो तीसरा होता है वीर्य का तनुकरण। वीर्य का तनुकरण करेंगे, वीर्य की मात्रा को अपन है वो बढ़ाएंगे। उसके अलावा बात करें कि वीर्य की मात्रा बढ़ा ली, अब क्या करेंगे, अब करेंगे वीर्य का भंडारण। क्या करेंगे, वीर्य का भंडारण करेंगे। जब भी जरूरत होगी तब अपन वीर्य को प्रयोग में लेंगे, उससे पहले अपन वीर्य का भंडारण करेंगे। वीर्य के भंडारण के बाद में क्या करेंगे कि जब भी अपन को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जरूरत होगी, या जब भी अपना मादा पशु है वो हीट के अंदर आएगा तो उसके अंदर वीर्य का सेचन कर देंगे। क्या कर देंगे, वीर्य का सेचन कर देंगे, यानी कि मादा की जनन इंद्रियों में वीर्य को पहुंचा देंगे। तो ये है 5 चरण, आप एक बार इनको लिख लो। वीर्य का एकत्रीकरण, क्वेश्चन आएगा 7 नंबर का पक्का है, बड़ा वाला क्वेश्चन है वो आता है, 6वां या 7वां क्वेश्चन आएगा कि पशुओं में कृत्रिम प्रजनन की विधियों की
विधि की व्याख्या कीजिए, या फिर जो प्रक्रिया पूछेंगे कि प्रोसेस लिखिए। इसमें क्वेश्चन आएगा कि सर्वप्रथम अपन को वीर्य का एकत्रीकरण करना है, उसके बाद में उसका परीक्षण करेंगे कि कैसा है, उसकी क्वालिटी देखेंगे, उसके बाद में उसकी क्वांटिटी के अंदर वृद्धि करेंगे, उसको तनुकरण करेंगे, फिर उसका भंडारण करेंगे, और लास्ट में अपन है मादा की जो वेजाइना है उसके अंदर है, यहाँ जनन इंद्रिया बोलते हैं अपन, उसके अंदर है इसका सेचन कर देंगे। तो अब अपन है एक एक विधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहली विधि है अपना वीर्य का एकत्रीकरण। पहली विधि कौन सी है? वीर्य का एकत्रीकरण। वीर्य का एकत्रीकरण पहली मेथड्स कौन सी है? वीर्य का एकत्रीकरण है। कि वीर्य का एकत्रीकरण है वो किस रूप में किया जाता है। और अपन वीर्य एकत्रीकरण की विधियों की बात करें अगर अपन, अब अपन बात करने मेथड्स के बारे में कि वीर्य के एकत्रीकरण की कौन कौन सी विधियां हैं। वीर्य एकत्रीकरण की विधियां, अगर अपन मेथड्स की बात करें, विधियों की बात करें कि कौन कौन सी विधियां हैं, तो अपन उसके बारे में एक एक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहली विधि है वो है आर्टिफिशियल वेजाइना या कृत्रिम योनि बोलते हैं अपन जिसको, आर्टिफिशियल वेजाइना। आर्टिफिशियल वेजाइना या जिसको अपन कृत्रिम योनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहली विधि है कृत्रिम योनि। इसमें क्या करते हैं कि जो नर पशु होते हैं उसमें कृत्रिम योनि में उससे वो सीमन एकत्रित किया जाता है। ये है वो सबसे अच्छी विधि है। क्या? कृत्रिम योनि विधि है, ये है जो सबसे सर्वोत्तम विधि है, सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली विधि है। ये कृत्रिम योनि विधि है, सर्वोत्तम विधि है, सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाती है, सर्वोत्तम विधि। सर्वोत्तम विधि या सर्वोत्तम मेथड्स होती है, सर्वाधिक है इसका प्रयोग में अपन लाते हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करें कि और कौन कौन सी विधियां हो सकती है, तो एक विधि हो सकती है मसाज के द्वारा। मसाज के द्वारा, मसाज अपन है जो नर पशु होता है उसका जो जननी क्षेत्र होता है उसके अंदर अपन मसाज करके भी उससे वीर्य एकत्रीकरण करते हैं। उसके अलावा एक विधि है विद्युत झटकों द्वारा। विद्युत झटकों द्वारा अपन क्या करेंगे, नर पशु के है वो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जनन तंत्र होता है, उस क्षेत्र के आसपास अपन है विद्युत के हल्के विद्युत के झटके लगाएंगे, जिससे भी है उससे वीर्य एकत्रीकरण हो जाता है, अपन को सीमन की प्राप्ति हो जाती है, वीर्य स्खलित होगा, और जैसे अपन को सीमन की प्राप्ति होगी वीर्य एकत्रित होगा। तो ये है मुख्य रूप से इनकी एकत्रित करने की विधियाँ हो गई, जिसमें पहला है आर्टिफिशियल वेजाइना, दूसरा अपन मसाज के द्वारा, फिर विद्युत के झटकों द्वारा ये होती है। अब अपन बात करते हैं कि जो आर्टिफिशियल वेजाइना होती है उसके कितना तापमान रखते हैं, क्या टेम्परेचर की बात करेंगे अगर अपन, तो ये विधियाँ हो गई। अब अपन देखते हैं आर्टिफिशियल वेजाइना के टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर ऑफ आर्टिफिशियल वेजाइना, कि गाय के आर्टिफिशियल वेजाइना का कितना तापमान रखते हैं, भैंस का कितना रखते हैं, उन सब के बारे में अपन बात करने वाले हैं। अगर अपन आर्टिफिशियल वेजाइना की बात करें, इसके तापमान की बात करें, तो गाय के अंदर रखते हैं 41 डिग्री सेल्सियस 41। गाय की आर्टिफिशियल वेजाइना के तापमान कितना रखते हैं? 41 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। और अगर अपन भैंस की बात करें कि भैंस में कितना रखते हैं, तो वो रखते हैं लगभग 39 डिग्री सेल्सियस 39 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। गाय के अंदर 41 डिग्री रखते हैं, भैंस के अंदर 39 डिग्री रखते हैं। और जो अपनी घोड़ी होती है, मेयर होती है, उसके अंदर लगभग 45 से 50 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। मेयर के अंदर कितना रखते हैं? अगर अपन घोड़ी की बात करें तो घोड़ी की आर्टिफिशियल वेजाइना होती है, उसका तापमान रखते हैं लगभग 45 से 50 डिग्री सेल्सियस। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन न्यू टाइप के अंदर आ सकता है। यहाँ अपन कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम है, पीजी वगैरह की तैयारी करेंगे, उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एक एक चीज़ को आप साथ में नोट डाउन करते रहिए, साथ में लिखते रहिए। ये हो गए अपने वीर्य का एकत्रीकरण। अब अगर अपन देखें कि वीर्य निस्तारण की क्षमता कितनी होती है, किसी भी पशु का अपन वीर्य एकत्रीकरण करते हैं तो उसके निस्तारण की क्षमता कितनी होती है। अब अपन बात करने वाले हैं वीर्य निस्तारण की क्षमता। वीर्य निस्तारण की क्षमता, अगर अपन वीर्य निस्तारण की क्षमता की बात करें तो मतलब इसका होता है कि एक ही बार में लगभग जो पशु होते हैं उनसे कितना वीर्य अपन को प्राप्त होता है।
एक बार में लगभग पशु होते हैं, इनसे अपन को वीर्य है वो कितना प्राप्त होता है, उसकी अपन क्षमता की बात करें तो जो अगर अपन बात करें जो सांड होता है उससे लगभग 8 ml वीर्य प्राप्त होता है। सांड से कितना होता है, सांड से अपन को 8 ml वीर्य प्राप्त होता है। कितना होता है, जो सांड होता है नर बैल होता है मादा जो गाय का, उससे अपन को है लगभग 8 ml वीर्य प्राप्त होता है। उसके अलावा अगर अपन सुअर की बात करें तो सुअर से है जो सर्वाधिक वीर्य प्राप्त होता है लगभग 250 ml, यह सर्वाधिक होता है। सुअर से है वो वीर्य की बात करें तो लगभग है वो 250 ml है अपन को प्राप्त होता है। उसके अलावा और अपन बात करें मेढा की बात करें, किसकी बात करें, मेढा, जिसको अपन नर बकरी बोलते हैं, मेढा या नर बकरी। अगर इसकी बात करें कि मेढा है जो नर बकरी है उससे अपन को कितना वीर्य प्राप्त होता है, तो इससे होता है लगभग 1 ml। कितना होता है, लगभग 1 ml है वो वीर्य की प्राप्ति होती है। उसके अलावा अगर अपन घोड़े की बात करें तो घोड़ा होता है, इससे लगभग 70 ml वीर्य प्राप्त होता है। कितना होता है, घोड़े से लगभग अपन को है वो 70 ml वीर्य की प्राप्ति होती है। और कुत्ता होता है, इससे लगभग 12 ml। कुत्ता की बात करें अपन, डॉग की बात करें तो लगभग 12 ml वीर्य की प्राप्ति होती है। और ये जानवरों की बात हो गई। और अगर अपन बात करें मानव की, कि मानव की वीर्य निस्तारण क्षमता कितनी है, मानव से वीर्य कितना प्राप्त हो सकता है, तो वो लगभग होता है 3.5 ml। कितना होता है, 3.5 ml है मानव वीर्य निस्तारण क्षमता होती है। अब अपन बात करते हैं अपना, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अपन ने यहाँ बात की थी वीर्य के प्रक्रियाओं के बारे में। वीर्य की प्रक्रिया में पहला अपना था वीर्य एकत्रीकरण। तो ये अपन वीर्य एकत्रीकरण में क्या क्या देखा कि सर्वप्रथम एकत्रीकरण की विधियां देखी, आर्टिफिशियल योनि द्वारा, मसाज के द्वारा और विद्युत के झटकों द्वारा। उसके बाद में सर्वोत्तम विधि की बात करें तो आर्टिफिशियल वेजाइना है। फिर अपने इसके टेम्परेचर की बात की तो गाय का होता है 41 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं आर्टिफिशियल वेजाइना का, भैंस का 39 डिग्री रखते हैं, और घोड़ी का है वो लगभग 45 से 50 डिग्री रखते हैं। उसके बाद में अपन ने बात की वीर्य निस्तारण क्षमता की बात की, कैपेसिटी की बात की, तो लगभग सर्वाधिक होता है वो सुअर के अंदर 250 ml होता है, सांड के अंदर होता है वो होता है 8 ml, नर बकरी होती है इसे 1 ml सूर्य प्राप्त अपन को वीर्य प्राप्ति होती है, घोड़े के अंदर है वो 70 ml वीर्य की प्राप्ति होती है, कुत्ते के अंदर 12 ml, और मानव से अपन को लगभग 3.5 ml वीर्य की प्राप्ति होती है। अब अपन दूसरी मेथड से अपने जो प्रोसेस है उसका अगर अपन बात करें, वीर्य परीक्षण की बात करेंगे। कौन सी बात करेंगे, वीर्य परीक्षण की बात करते हैं। उससे पहले अपन वीर्य परीक्षण की अगर अपन बात करें, सेकेंड मेथड की अगर अपन बात करें कि वीर्य का परीक्षण है वो कितने प्रकार से किया जा सकता है, उनकी अगर अपन बात करें तो वीर्य का परीक्षण है वो अपन 2 प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से करते हैं, वीर्य का परीक्षण अपन है वो 2 प्रकार से करते हैं। वीर्य का परीक्षण 2 टाइप से करते हैं, 2 प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से करते हैं, 2 प्रकार से। वीर्य का परीक्षण अपन है वो 2 प्रकार से करते हैं। पहला अपना जो प्रकार है वो है ब्रोमाइड ब्लू कैस्टोलेज। कौन सा, बीबीसी बोलते हैं अपन जिसको, ब्रोमाइड ब्लू कैस्टोलेज। पहली है वो है ब्रोमाइड ब्लू कैस्टोलेज। कैस्टोलेज क्या है, ब्रोमाइड ब्लू कैस्टोलेज, जिसको अपन बीबीसी बोलते हैं, बीबीसी ब्रोमाइड ब्लू कैस्टोलेज। इसमें जो बीबीसी में वीर्य की शुद्धता तथा वीर्य का पीएच का परीक्षण करते हैं अपन। बीबीसी में किसका परीक्षण करते हैं, इसमें अपन करते हैं वीर्य की शुद्धता, इसमें वीर्य की शुद्धता, वीर्य की प्योरिटी देखेंगे अपन, तथा इसके अलावा अपन वीर्य का पीएच का परीक्षण करते हैं। वीर्य का पीएच का परीक्षण करते हैं, अपन क्या करते हैं, इसमें जो बीबीसी होता है अपना मेथड्स वीर्य के परीक्षण की जो बीबीसी विधि है, इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें है वो अपन ब्रोमाइड ब्लू कैस्टोलेज होती है, इसके अंदर वीर्य की शुद्धता का परीक्षण करेंगे, प्योरिटी ऑफ सीमन और पीएच ऑफ सीमन, वीर्य की शुद्धता का परीक्षण। उसके अलावा अपन है वो पीएच का है वो परीक्षण करेंगे। अब अपन देखते हैं वीर्य के पीएच कि गाय के वीर्य जो सांड होता है उसका वीर्य का पीएच कितना होता है, भैंसा होता है उसके वीर्य का पीएच कितना होता है, उन सब के बारे में बात करेंगे।
तो अगर अपन वीर्य के पीएच की बात करें, वीर्य का पीएच की बात करें और अपन सांड की पीएच की बात करें, तो सांड का पीएच होता है, जो वीर्य होता है उसका पीएच होता है वो लगभग 6.7 होता है, 6.7 होता है, हल्का अम्लीय होता है। कैसा होता है? सांड का पीएच होता है वो हल्का अम्लीय होता है, लगभग 6.7 होता है। और अगर अपन भैंसा की बात करें, भैंसा का होता है वो होता है लगभग 7.4 होता है। भैंसा का होता है हल्का सारी होता है। भैंसा की अगर अपन बात करें तो इसका पीएच होता है लगभग 7.4, ये होता है सारी। ये तो हो गया अपन पीएच की। अब अगर अपन वीर्य के आपेक्षिक घनत्व की बात करें, वीर्य का आपेक्षिक घनत्व, कि वीर्य होता है उसका आपेक्षिक घनत्व कितना होना चाहिए, उसकी अगर अपन बात करें तो वीर्य का आपेक्षिक घनत्व है वो लगभग होना चाहिए, वो होना चाहिए 1.035। कितना होना चाहिए? 1.035। ये है वीर्य का आपेक्षिक घनत्व होना चाहिए। ये अपना वीर्य परीक्षण में पहला आता ब्रोमाइड ब्लू कैस्टोलेज, जिसमें अपन जिसके द्वारा वीर्य की शुद्धता और पीएच का पता लगाते हैं। सांड का पीएच, वीर्य का पीएच होता है वो लगभग 6.7 होता है, हल्का अम्लीय होता है। भैंसा होता है 7.4 और इसका आपेक्षिक घनत्व होता है वो होता है लगभग 1.035। अब अपन देखें कि वीर्य का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो वीर्य का पीला रंग होता है वो राइबोफ्लेविन के कारण होता है। किसके कारण होता है? राइबोफ्लेविन के कारण। वीर्य का पीला रंग, वीर्य का पीला रंग की बात करें किसके कारण होता है? राइबोफ्लेविन के कारण होता है। किसके कारण? राइबोफ्लेविन। वीर्य में है वो राइबोफ्लेविन नामक तत्व पाया जाता है। इस राइबोफ्लेविन तत्व के कारण वीर्य का रंग होता है वो कैसा होता है? पीला होता है। उसके अलावा अगर अपन बात करें, वीर्य के अंदर गंध पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वीर्य में गंध पाई जाती है। वीर्य में गंध पाई जाती है। वो गंध किसके कारण पाई जाती है? एमीन्स के कारण पाई जाती है। किसके कारण पाई जाती है? एमीन्स के कारण पाई जाती है। और एमीन्स का निर्माण होता है वो वर्षण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जो नर पशु में वर्षण होते हैं उसके द्वारा एमीन्स का निर्माण होता है और उसके कारण वीर्य है जिसके मतलब क्या बोलते हैं उसके गंध पाई जाती है। क्या? वीर्य में गंध पाई जाती है। तो ये पहला परीक्षण था बीबीसी। अब दूसरा है वो है मिथाइल ब्लू कैल्टालेज है। कौन सा है? एमबीसी है वो है। उसके बारे में अपन बात करते हैं एमबीआर के बारे में, मिथाइल ब्लू रिडक्टेज के बारे में। अब उसकी अपन बात करने वाले हैं। जो सेकेंड अपना परीक्षण है वो है एमबीसी, जिसको अपन मिथाइल ब्लू रिडक्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथाइल ब्लू रिडक्टेज। मिथाइल ब्लू रिडक्टेज के बारे में अपन बात करने वाले हैं। मिथाइल ब्लू रिडक्टेज, एमबीआर, जिसको अपन बोलते हैं एमबीआर की। मिथाइल ब्लू रिडक्टेज में अपन क्या करते हैं, तो मिथाइल ब्लू रिडक्टेज होता है, इसके अंदर अपन वो करेंगे वीर्य का, क्या बोलते हैं उसको, वीर्य में शुक्राणुओं की गतिशीलता का पता लगाएंगे। मिथाइल ब्लू रिडक्टेज में अपन क्या करेंगे, वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या या फिर अपन वीर्य में शुक्राणुओं की गतिशीलता है उसका पता लगाते हैं। तो एमबीआर परीक्षण से वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या तथा गतिशीलता का पता लगाते हैं। वीर्य में अपन गतिशीलता, वीर्य के अंदर जो शुक्राणु होते हैं उस शुक्राणुओं की गतिशीलता और उस शुक्राणुओं की संख्या का पता लगाने के लिए अपन कौन सा टेस्ट करते हैं, तो मिथाइल ब्लू रिडक्टेज या एमबीआर टेस्ट करते हैं। और अगर अपन बात करें कि जो वीर्य होता है इसमें शुक्राणु होते हैं उसकी गतिशीलता कितने प्रतिशत होनी चाहिए, तो शुक्राणुओं की गतिशीलता है वो लगभग 40% होनी चाहिए। कितनी प्रतिशत होनी चाहिए? 40% है वो शुक्राणुओं की गतिशीलता होनी चाहिए। अब यह हो गया वीर्य का परीक्षण दो मेथड से, एक था मिथाइल ब्लू रिडक्टेज और दूसरा था अपना वो था ब्रोमाइड ब्लू कैस्टोलेज। इन दोनों के बारे में अपन ने विस्तार से चर्चा कर ली। तो अपन ने वीर्य को एकत्रीकरण कर लिया, उसका परीक्षण कर लिया। अब अपन ने उसकी मात्रा को बढ़ाएंगे, मतलब वीर्य का तनुकरण करेंगे।
तो अपना जो तीसरा प्रोसेस आता है वो आता है वीर्य का तनुकरण। वीर्य का तनुकरण, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं कि वीर्य का तनुकरण किस प्रकार से करते हैं, कौन कौन से अपन उसके अंदर रसायन प्रयोग करेंगे। तनुकरण का मतलब होता है वीर्य की क्वांटिटी को बढ़ाना या वीर्य की मात्रा को बढ़ाना। वीर्य की मात्रा को किस प्रकार से बढ़ाएंगे उनके बारे में वो अपन बात करेंगे। तो अपन मुख्य रूप से वीर्य के तनुकरण के लिए है जो काम में लेते हैं वो एक तो लेंगे अंडे की जर्दी। अपन को ऐसे लिखना है कि वीर्य तनुकरण के लिए अंडे की जर्दी एक तो अपन काम में लेंगे। जो योग सेक होता है उसको अगर अपन काम में लेंगे, अंडे की जर्दी को काम में लेंगे। उसके अलावा और अगर अपन बात करें कि क्या क्या काम में लेंगे तो ग्लिसरॉल काम में लेंगे, उसके अलावा साइट्रिक अम्ल काम में लेंगे। अंडे की जर्दी, साइट्रिक अम्ल और उसके अलावा काम में लेंगे वो काम में लेंगे ग्लिसरॉल। तो ये मुख्य रूप से है वो वीर्य के तनुकरण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ध्यान रखना, वीर्य का क्वेश्चन आ सकता है। वीर्य के तनुकरण के लिए प्रयोग में करते हैं अपन अंडे की जर्दी, सिट्रिक एसिड और ग्लिसरॉल का अपन वो प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया वीर्य का तनुकरण। अपन को ऐसे थ्योरी में लिखना है कि वीर्य के तनुकरण के लिए अंडे की जर्दी, साइट्रिक अम्ल, ग्लिसरॉल आदि का प्रयोग में लिया जाता है, आदि काम में लेते हैं। अब अपन ने वीर्य का सेचन कर लिया, वीर्य का परीक्षण कर लिया, वीर्य का तनुकरण कर लिया। अब अपन करेंगे भंडारण। तो अगला अपना प्रोसेस है वो है वीर्य का भंडारण। जो चौथा चरण है अपना वीर्य का भंडारण। सीमन का अपन स्टोरेज किस प्रकार से करेंगे, वीर्य का भंडारण की कौन कौन सी विधियां हैं, उन सब के बारे में वो अपन अब बात करने वाले हैं। अगर अपन वीर्य के भंडारण की बात करें तो वीर्य के भंडारण के लिए है जो कमरे के तापमान है, जैसे कमरे का तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। तो कमरे के तापमान पर अपन गर्मियों में वो 4 से 6 घंटे वीर्य को स्टोरेज कर सकते हैं। अगर अपन कमरे के तापमान की बात करें, कमरे के तापमान पर वीर्य के भंडारण में वो गर्मियों की अगर अपन बात करें तो गर्मियों में अपन है वो लगभग 4 से 6 घंटे कर सकते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपन वीर्य का भंडारण करते हैं गर्मियों के अंदर। अगर कमरे के तापमान पर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस पर भंडारित करते हैं तो वो 4 से 6 घंटे तक उसकी जीवन क्षमता रहती है, उसको अपन भंडारित कर सकते हैं। और अगर अपन सर्दियों की बात करें कि सर्दियों में है वो तापमान कम होता है थोड़ा सा, तो सर्दियों में अपन है लगभग 10 से 12 घंटे वीर्य का भंडारण कर सकते हैं। यह हो गया कमरे के तापमान पर। दूसरा अगर अपन बात करें कमरे के तापमान के अलावा अपन वीर्य का भंडारण किस प्रकार से कर सकते हैं, तो दूसरा आता है लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अपन 3 से 4 दिन के लिए है वो भंडारण कर सकते हैं। दूसरा है 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। इसकी अगर अपन बात करें तो लगभग 4 से 6 दिन, 4 से 6 दिन है अपन वीर्य को है वो भंडारित कर सकते हैं। कितने दिन के लिए, 4 से 6 दिन के लिए अपन वीर्य को भंडारित कर सकते हैं। अब अगर अपन बात करें -196 डिग्री सेल्सियस तापमान के अगर पर वीर्य का अगर अपन भंडारण की बात करें तो इसमें अपन वीर्य को 10 से 15 वर्ष तक भंडारित कर सकते हैं। 10 से 15 वर्ष। -196 डिग्री सेल्सियस पर है अपन लगभग 10 से 15 वर्ष तक वीर्य को भंडारित कर सकते हैं। इसमें अपन वीर्य का भंडारण करते हैं, वो करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में करते हैं। किसमें करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में। इसमें अपन जो वीर्य का भंडारण करेंगे वो वीर्य का भंडारण करेंगे लिक्विड नाइट्रोजन में। वीर्य का भंडारण किसमें करेंगे, लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन के अपन अंदर वीर्य का भंडारण करेंगे, मतलब द्रवित नाइट्रोजन। जो द्रव अवस्था में नाइट्रोजन होती है उसमें वो अपन वीर्य का भंडारण करेंगे। और जो वीर्य के भंडारण की विधि है उसको अपन बोलेंगे, या जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको अपन बोलेंगे क्रायो प्रिजर्वेशन। यह जो प्रक्रिया है उसको अपन क्या बोलेंगे, क्रायो प्रिजर्वेशन। प्रक्रिया क्या है, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन। और जो यंत्र है वो है क्रायो प्रिजर्वेशन। कौन सा यंत्र की बात करें तो वो कौन सा है, क्रायो कैंजर। यंत्र है वो है क्रायो कैंजर।
अपन क्रायो कैंजार नामक यंत्र के अंदर क्रायो प्रिजर्वेशन विधि के माध्यम से लगभग लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 10 से 15 वर्ष तक वीर्य को भंडारित कर सकते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन, अगर क्रायो प्रिजर जो जार होता है उसकी अगर अपन बात करें कि क्रायो कैन जार कैसा होता है, तो गांवों के अंदर जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं उनके पास जो जार होता है उसको अपन क्रायो कैन जार बोलते हैं। उसका चित्र मैं लाना भूल गया था, वरना आपको मैं चित्र बता देता। अब अपन बात करते हैं कि सीमेंट का अपन जो डीप फ्रीजिंग करते हैं वो है डीप फ्रीजिंग में शुष्क बर्फ के अंदर करते हैं। यह 3 प्रोसेस हो गई। चौथा है सीमेंट का डीप फ्रीजिंग। सीमेंट का डीप फ्रीजिंग करते हैं, वो करते हैं अपन शुष्क बर्फ में। किसमें करते हैं? शुष्क बर्फ में। शुष्क बर्फ बोलते हैं CO2 को। किसको बोलते हैं? शुष्क बर्फ होती है उसको अपन CO2 को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जो ठोस CO2 होती है, ठोस CO2 को अपन है वो शुष्क बर्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठोस CO2 होती है उसको अपन शुष्क बर्फ बोलते हैं, या ठोस लिख लेना। ठोस CO2 को अपन शुष्क बर्फ बोलते हैं, जिसके अंदर अपन डीप फ्रीजिंग करते हैं शुष्क बर्फ के अंदर, और वो करते हैं लगभग इसमें -70 डिग्री सेल्सियस काम में लेते हैं। कितना तापमान रखते हैं? तापमान की बात करें तो -70 डिग्री सेल्सियस, 79 डिग्री सेल्सियस। और अपन एल्कोहल में करते हैं। किसमें करते हैं? एल्कोहल के अंदर है वीर्य का भंडारण करते हैं। तो यह तो हो गया वीर्य का भंडारण। अपन ने वीर्य को एकत्रित कर लिया, वीर्य का परीक्षण किया, वीर्य का तनुकरण किया, वीर्य का भंडारण किया। अब अपनी बारी आती है वीर्य को मतलब कि उसका सेचन करना है, या मादा के जो वेजाइना पार्ट होता है वहाँ तक पहुँचाना। तो अपना नेक्स्ट प्रोसेस आता है, वो आता है वीर्य का सेचन। वीर्य का सेचन। अब अपन बात करेंगे कि वीर्य को है मादा के वो जो जनन इंद्रिय होती है वहां तक कैसे पहुंचाए। तो वीर्य का सेचन है वो जो सबसे अच्छा स्थान है वो मध्य गर्भाशय गिरवा है। कौन सा है? वीर्य का सेचन अपन को कहाँ करना चाहिए? मध्य गर्भाशय गिरवा में करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए? जो स्थान है वो कौन सा है? मध्य गर्भाशय गिरवा। जो मादा की जो मध्य गर्भाशय गिरवा है, मादा की मध्य गर्भाशय गिरवा, इस मादा की मध्य गर्भाशय गिरवा के अंदर अपन को वीर्य का एकत्रीकरण करना चाहिए, वीर्य का भंडारण करना चाहिए। सॉरी, भंडारण क्या, वीर्य का सेचन करना चाहिए। यहाँ पर है वो वीर्य को मादा के अंदर पहुंचाना चाहिए, मध्य गर्भाशय गिरवा के अंदर। तो यह तो हो गया वीर्य का सेचन। अब अगर अपन बात करें कि वीर्य के सेचन में मात्रा कितनी लेते हैं, वो लेते हैं लगभग 0.5 से 2 ml। और अगर अपन वीर्य की मात्रा की बात करें तो वो होती है 0.5 से 2 ml। वीर्य सेचन में वीर्य की मात्रा लेते हैं अपन, वो लेते हैं 0.5 से 2 ml है वो वीर्य की मात्रा लेते हैं। उसके अलावा और अपन बात करें कि यह तो हो गई मात्रा। जो हिमसिक्त वीर्य होता है, जो जमा हुआ वीर्य होता है, उसके अंदर अपन थाविंग प्रक्रिया करेंगे। और थाविंग प्रक्रिया में तापमान रखते हैं वो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। ये तो अपने हो गई। और अगर अपन इसके अलावा एक और बात करें कि सर्वाधिक है जो वीर्य सेचन के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली जो स्ट्रो है वो कौन सी है, तो उसको फ्रेंच मिनी स्ट्रो के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली स्ट्रो, सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली स्ट्रो वीर्य सेचन के लिए अगर अपन बात करें तो वीर्य सेचन के लिए जो सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली स्ट्रो है वो है फ्रेंच मिनी स्ट्रो। कौन सी है? फ्रेंच मिनी स्ट्रो है। नाम याद रखना, फ्रेंच मिनी स्ट्रो। क्वेश्चन आ सकता है कि वीर्य सेचन के लिए सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली स्ट्रो कौन सी है, तो वो है फ्रेंच मिनी स्ट्रो। तो ये तो अपने हो गया वीर्य का सेचन। अब अगर अपन बात करें कि मादा पशु को अपन आर्टिफिशियल रूप से गर्भित करवाया है, अब उसके अपन गर्भाधान की जांच करेंगे कि वो गर्भित हुई है कि नहीं हुई है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। और अब अपन बात करते हैं कि पशुओं में गर्भाधान की जांच किस प्रकार से की जाती है। पशुओं में गर्भाधान की जांच, क्या पशुओं में गर्भाधान की जांच, पशुओं में गर्भाधान की जांच की बात करें तो मुख्य रूप से अपन जो गर्भाधान की विधि काम में लेते हैं वो लेते हैं रेक्टम पाल्पेशन विधि। कौन सी? रेक्टम पाल्पेशन विधि।
अपन जो मेथड कहाँ में लेंगे पशुओं में गर्भाधान की जांच के लिए विधि कहाँ में लेंगे, वो लेंगे रेक्टम पाल्पेशन विधि। कौन सी? रेक्टम पाल्पेशन विधि। और अगर अपन बात करें कि कितने समय बाद करेंगे, तो जांच का समय है वो है लगभग, पशुओं को अगर अपन प्रजनित करवाते हैं उसके लगभग 60 दिन बाद जांच का समय। जांच के समय की बात करें तो वो होती है लगभग, मादा पशु को गर्भित करवाते हैं उसके 60 दिन बाद करते हैं, गर्भाधान के 60 दिन पश्चात है वो अपन है वो जांच करते हैं। 60 दिन बाद में अपन रेक्टोवेजाइनल विधि से, सॉरी रेक्टोवेजाइनल क्या ये है नहीं, जो रेक्टम पाल्पेशन विधि, रेक्टम पाल्पेशन विधि के माध्यम से अपन पशुओं में गर्भाधान की जांच करते हैं। तो ये हो गई। अब अगर अपन बात करें कि राजस्थान में सीमन बैंक कहाँ है, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे अपन कुछ जो एक लाइनर वन लाइनर क्वेश्चन है उनके अगर अपन बात करें कि राजस्थान में सीमन बैंक, राजस्थान में सीमन बैंक की बात करें तो राजस्थान में सीमन बैंक है वो है बस्सी के अंदर। कहाँ है? बस्सी जयपुर, बस्सी जयपुर के अंदर है वो राजस्थान की सीमन बैंक है। उसके अलावा और अगर अपन बात करें कि एक जो स्वस्थ सांड होता है उससे एक सप्ताह में कितनी बार वीर्य एकत्रित करना चाहिए, तो 2 बार। एक स्वस्थ सांड से सप्ताह में 2 बार वीर्य एकत्रित करना चाहिए, एक तरह करना चाहिए, ये अपन को ध्यान रखना है। ये तो हो गई मुख्य रूप से अपने। तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा? आज अपन ने प्रजनन की विद्या पढ़ी जिसमें आर्टिफिशियल विधि, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और नेचुरल मेथड के बारे में पढ़ा। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की हिस्ट्री के बारे में बात की, इसके प्रोसेस के बारे में बात की और इसकी जांच किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में बात की। तो मुझे आशा है कि जो आज अपन ने पढ़ा ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर अवगत करवाएं ताकि हम आपको दोबारा किसी सेशन के माध्यम से समझा सकें। अभी तक आपने चैनल को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।